गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब लोगों ने 11th और 12th के एग्ज़ाम दे दिए हैं और ये अब जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है नीट और जेईई मेंस की प्रिपरेशन का। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन फिजिक्स ऑन नीट एंड जेईई मेंस। आई एम धीरज डांगरा, सीनियर फैकल्टी फिजिक्स, दीक्षा क्लासेस, टीचिंग हेयर फ्रॉम सिंस लास्ट 10 ईयर्स। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं दीक्षा क्लासेस में। और अब आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो है, हम लोग लेंगे, हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे दैट इज फिजिक्स। सो वी आर प्लानिंग फॉर क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स हेयर। हम लोग फिजिक्स के क्रैश कोर्स के बारे में बात करेंगे और इस क्रैश कोर्स में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको प्रिपरेशन करनी है, फिजिक्स में क्या तैयारी करनी है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्रैश कोर्स। सबसे पहली चीज़, फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और यूनिट है, चाहे वो जेईई मेंस में कहो या फिर नीट में कहो। फिजिक्स में जेईई मेंस में 25 क्वेश्चंस आते हैं और नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं। तो जो नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो इन केस आपने अब तक भी तैयारी नहीं करी थी और अब आप तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स, या फिर क्रैश कोर्स में जो वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उनको रेगुलरली फॉलो करें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें एंड यू विल डेफिनेटली विल बी थ्रू टू द एग्जामिनेशन, थ्रू फ्रॉम द एग्जामिनेशन। आप एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। अब क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एक तो सबसे पहले हम लोग जो क्रैश कोर्स में सीक्वेंस लेते हैं वो सीक्वेंस वही होती है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम पहले लेते हैं। जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होता है एग्जाम में उनको पहले लिया जाता है, जिस चैप्टर के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं वो पहले लिए जाते हैं। तो जैसे जैसे यूनिट स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा कि इस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे और कैसे। तो आपको इस यूनिट जैसे जैसे जो यूनिट चलता जाता है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। एट लीस्ट डेली बेसिस पे 50 to 60 क्वेश्चंस इनिशियल स्टेज पे आपको सॉल्व करने की आदत डालनी ही पड़ेगी, तभी आप फिजिक्स को अच्छे से कमांड में ला सकते हैं। और आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो हम आपको क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स के अंदर जो पहला टॉपिक मैं लेने वाला हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज थर्मल फिजिक्स। Thermal physics is very important unit from the examination point of view. Examination point of view से लगभग नीट के अंदर इसके 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। मीन्स मिनिमम एंड पे 5 तो आने ही आने और मैक्सिमम हो तो 6 क्वेश्चन आते हैं एंड 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के अंदर। सो बच्चों इसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता है। एनसीईआरटी में इसके 3 चैप्टर हैं और हम यहाँ पर इन 3 चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं वो जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मोमेट्रिक, तापमिति। हिंदी में इसे तापमिति कहते हैं। मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करूँगा, हिंदी और इंग्लिश, सो दैट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को फ़ायदा हो। तापमिति। दूसरे नंबर पे आता है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री जो चैप्टर है उसका हिंदी में नाम है कैलोरीमिति। तीसरे नंबर पे जो चैप्टर आता है वो आता है केटीजी आता है गैसों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। और फ़ायदा ये है कि ये चैप्टर आपके केमिस्ट्री में भी है तो आपको दोनों जगह फ़ायदा हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने का, गैसों का अणुगति सिद्धांत। फिर आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। फिर आ जाता है थर्मल एक्सपांशन, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन। और फिर आता है हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये कुल 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एक्सपांशन, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोमेट्री और कैलोरीमेट्री। ये लगभग आपके थर्मल यूनिट के सारे पार्ट्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे।
जिनको हम पढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे आगे इनके बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। जस्ट नोट देम डाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक तापमिति से, थर्मोमेट्री से। अगर आपने इन यूनिट्स को नोट नहीं कर पाए हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, लेकिन आप साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे नोटबुक के अंदर, ताकि आपको पढ़ने में आसानी और जो भी बातें कही जाती है उन सबको आप अपने तरीके से ज़रूर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, इसे भी हटा देता हूँ मैं, सबसे पहले नंबर पर आता है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री का मतलब होता है तापमिति। तापमिति, व्हाट इज थर्मो? थर्मो मीन्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, ताप से संबंधित कोई चीज, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मापन। तो this is the branch of thermal physics which deals with the measurement of temperature। ताप के मापन से संबंधित रखने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोमेट्री कहा जाता है। थर्मोमेट्री इज द यूनिट ऑफ फिजिक्स which deals with the temperature measurement। तो ताप के मापन से संबंधित रखने वाली शाखा थर्मोमेट्री कहलाती है। अब आपसे पूछा जाता है टेम्परेचर क्या होता है, ताप क्या होता है, तो हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के उष्णता या शीतलता की डिग्री। हॉटनेस बोले तो उष्णता, कितनी बॉडी गर्म है या फिर कितनी बॉडी ठंडी है, वो कौन इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा टेम्परेचर। सो इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, बॉडी की उष्णता अथवा शीतलता की डिग्री बताने वाले चीज़ को, बताने वाली भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को टेम्परेचर कहा जाता है। और टेम्परेचर मेजरमेंट मतलब इसका मापन करना ही थर्मोमेट्री कहलाता है। तो अब बेटा आपसे पूछा जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक स्केल चाहिए होती, एक पैमाना चाहिए होता है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस, जो यंत्र उपयोग में लिया जाता है उसे थर्मोमीटर कहा जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे थर्मोमीटर कहा जाता है। और थर्मोमीटर पर जो टेम्परेचर की स्केल्स होती हैं, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स, अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स यूज़ की जाती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं सेल्सियस स्केल, फिर हमने पढ़ा फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, फिर आता है केल्विन स्केल, और चौथे नंबर पे आती है रूमर स्केल। रूमर स्केल, बाकी और भी खूब सारी स्केल्स हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्डली यूज स्केल्स हैं, जो ज़्यादातर काम में आती हैं, वो ये 4 स्केल है, ये 4 पैमाने हैं जो हम मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। टेम्परेचर स्केल को पैमाना कहा जाता है। तो ताप के पैमाने, ताप को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ की जाती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या रूमर। सेल्सियस के लिए यूनिट जो होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, केल्विन के लिए के होती है, और रूमर के लिए डिग्री आर होती है। केल्विन स्केल को परम पैमाना भी कहते हैं, परम ताप भी कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है। केल्विन स्केल इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल, क्योंकि केल्विन स्केल कभी भी नेगेटिव रीडिंग नहीं देता है। केल्विन स्केल कभी भी नेगेटिव रीडिंग नहीं देगा। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएंगे कि केल्विन स्केल नेवर गिव्स द नेगेटिव रीडिंग। नोट इट डाउन प्लीज।
फास्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ते हैं तो इन स्केल्स के लिए सबसे पहले तो क्या क्या खास बातें हैं इन स्केलों के लिए। जब तक वो खास बातें नहीं यूज़ की जाएगी तब तक हम स्केल नहीं बना सकते हैं। तो खास बात रिलेटेड टू द स्केल्स, खास बातें ऑफ द स्केल्स, पैमानों की खास बातें। पहली खास बात, एवरी स्केल हैज़ 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। हर स्केल के 2 स्थिर बिंदु होते हैं। एवरी स्केल, हर पैमाने या प्रत्येक पैमाने के 2 स्थिर बिंदु होते हैं। एवरी स्केल हैज़ 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, 2 पॉइंट होते हैं जिन्हें फिक्स किया गया है। दो फिक्स्ड पॉइंट है, 2 स्थिर बिंदु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड पॉइंट 1, पहला फिक्स्ड पॉइंट जो होता है जिसे हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, न्यून स्थिर बिंदु, लोअर फिक्स्ड पॉइंट न्यून स्थिर बिंदु। और दूसरा होता है फिक्स्ड पॉइंट 2 जिसे हम अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, उच्च स्थिर बिंदु, उच्च स्थिर बिंदु। और ये बिंदु होते क्या हैं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होते हैं वो जल का हिमांक होता है, या कह दो बर्फ का गलन बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उच्च स्थिर बिंदु जो होता है जल का क्वथनांक होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जल का गलनांक होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जल का मतलब बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वह क्वथनांक होता है, क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे तो हम अगर डिफरेंट स्केल के बारे में बात करें तो जो सेल्सियस स्केल होती है, जो सेल्सियस स्केल होती है उसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और विभाजन जो होते हैं स्केल पर इन दोनों बिंदुओं के बीच, विभाजनों की संख्या यहाँ पर 100 होती है। तो मैं कह दूं यहाँ पर लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री, और नंबर ऑफ डिविजन्स विभाजन वो कितने होते हैं? 100। इसी तरह अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में बात करूं, फ़ारेनहाइट पैमाने के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और नंबर ऑफ डिविजन्स 180 होते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिविजन्स होते हैं लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में, सबसे ज़्यादा डिविजन्स है यहाँ पर। फिर बात करें केल्विन स्केल के बारे में, तो केल्विन का लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 होता है केल्विन, जिसको हम जनरली इक्वल टू 273 केल्विन ले लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो 373.15 केल्विन होता है, जिसको हम नियरली इक्वल टू 373 केल्विन ले लेते हैं। और इसमें विभाजन की संख्या 100, डिविजन्स 100 होते हैं लोअर और अपर फिक्स पॉइंट। मतलब आपने एक थर्मोमीटर लिया, उसमें मिनिमम फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट को आपने मार्क कर दिया। अब उस गैप को आप कितने डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो सेल्सियस स्केल में वो डिविजन्स 100 होते हैं, फ़ारेनहाइट में वो डिविजन्स 180 होते हैं, और केल्विन स्केल में वो डिविजन्स 100 होते हैं, 100 डिविजन्स होते हैं। इसी तरह रूमर स्केल भी बनती है। जो रूमर स्केल बनती है उसमें 0 डिग्री रूमर होता है, 80 डिग्री रूमर होता है अपर फिक्स पॉइंट, और नंबर ऑफ डिविजन्स जो होते हैं 80 होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स मिनिमम होता है, कम से कम डिविजन्स होते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है डिविजन्स से फ़ायदा क्या है, ज़्यादा डिविजन्स या कम डिविजन्स? तो जितने ज़्यादा डिवीज़न होंगे हम उतनी छोटी रीडिंग आराम से ले पाएंगे। तो
फ़ायदा यहाँ पर ये है कि अगर फ़ारेनहाइट स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज, सबसे ज़्यादा परिशुद्ध पाठ्यांक रीडिंग जो हमें मिलेगी वो फ़ारेनहाइट स्केल की मिलेगी, क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल ज़्यादा डेप्थ तक हमें पढ़ सकता है। इसको सिंपल सी चीज़ समझे, आपने देखा होगा कि आपके पास एक स्केल है, उसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है, सिर्फ सेंटीमीटर वाले मार्क किए गए हैं, तो वहाँ पर मार्क्स की संख्या कम है, नंबर ऑफ डिविजन्स कम है। लेकिन अगर उसके बीच में डिविजन्स और बढ़ा दिए जाएं तो आप मिलीमीटर में भी रीडिंग ले पाएंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से रीडिंग ले पाएंगे, ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग ले पाएंगे। तो यहाँ पर फ़ायदा यही है कि फ़ारेनहाइट स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाने वाली स्केल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको रीडिंग हमेशा ज़्यादा अच्छी मिलेगी, प्रिसाइज मिलेगी। कैल्विन स्केल में आप देख सकते हैं मिनिमम 273 कैल्विन और मैक्सिमम 373 कैल्विन है। आप इसके नीचे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोअर फिक्स पॉइंट से नीचे रीडिंग नहीं ले सकते हो, आप लोअर फिक्स पॉइंट के नीचे भी रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन ये दो फिक्स्ड पॉइंट कहे जाते हैं, इनको लोअर और अपर फिक्स पॉइंट कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि दीज आर द मिनिमम रीडिंग्स ऑफ दीज थर्मोमीटर्स। लेकिन कैल्विन स्केल कभी भी 0 कैल्विन के नीचे रीडिंग नहीं करता है, क्योंकि 0 कैल्विन ही अभी तक अचीव नहीं हुआ है परफेक्टली। Note it down, please. फोर्थ पॉइंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट ये है कि एवरी टेम्परेचर स्केल, प्रत्येक एवरी टेम्परेचर स्केल नीड्स टू फॉलो अ सिंपल रिलेशन which is as follows। हर एक टेम्परेचर स्केल को एक सिंपल से रिलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जो कि निम्न है। अगर वो उस टेम्परेचर रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, या वो स्केल वैलिड नहीं होगी। अगर वो फॉर्मूले को नहीं, तो क्या फॉर्मूला है वो ये कहता है कि टेम्परेचर ऑन स्केल, कोई भी टेम्परेचर ऑन स्केल, किसी भी स्केल के बारे में बात करें, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये रिलेशन हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। एक टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा, या ये कह दो ये फॉलो नहीं करेगी स्केल, तो वो स्केल फॉल्टी स्केल कहलाएगी, गलत स्केल कहलाएगी, गलत पैमाना कहलाएगा। तो अब सिंपल सी चीज़ देखें, ये कैसे, इसको समझें कैसे। तो अगर मैं सेल्सियस स्केल में बात करूं, मैं सेल्सियस में टेम्परेचर ले रहा हूं, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ये ही सेम अगर मुझे उस समय सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट -32, अभी इसको हटा देते हैं, सी लिख देते हैं ताकि रिलेशन आसानी से हो जाए, अपॉन 212 -32, 212 -32। और अगर मेरे को कैल्विन में बात करनी है तो K -273 अपॉन 373 -273। और रूमर स्केल में बात करनी है तो R-0 अपॉन 80-0 इज इक्वल्स टू, अगर आप आपकी कोई स्केल बनाते हैं, मान लीजिए आप X स्केल बनाते हैं, तो X माइनस X स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन X स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस X स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट को आपको फॉलो करना। ये रिलेशन अगर फॉलो होता है
तो ही आप इस स्केल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाता है रिलेशन C/100 इक्वल्स टू F-32/180 इज इक्वल्स टू K-273 अपॉन 100 इक्वल्स टू R/80। ये बन जाता है। इसको और सिंपल फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये देखिए, ये सब कैंसिल हो जाते हैं, तो C/5 F-32/9 K-273/5 इक्वल्स टू R/4। दिस इज द सिंपलेस्ट रिलेशन, जो कि ये बोलता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 इक्वल्स टू R-0/4। ये है। तो इस रिलेशन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और आप बहुत प्यार से कर सकते हैं। अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। टिल देन नोट दिस रिलेशन, और ये रिलेशन सारी स्केल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ये जो 4 हमने डिफरेंट स्केल्स, कॉमनली यूज स्केल्स है, उसके लिए बात करिए, और इसके आगे अगर एक्स स्केल जो नई स्केल के लिए लिखते हैं तो वो भी इस चीज़ को फॉलो करने लग जाएगी। तो बच्चों बात करते हैं हम इसके डिफरेंट क्वेश्चंस अब करने की कोशिश करते हैं, जो कि थर्मोमेट्री के सेट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और ये स्केल्स के बारे में भी एक अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड रूमर। आपसे सवाल पूछा जाता है कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, केल्विन में कन्वर्ट कीजिए और रूमर में कन्वर्ट कीजिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में मिलाना है, तो हमें पहले फॉर्मूले को लिखना है। तो फॉर्मूला कहता है C/5 इक्वल्स टू F-32/9। अगर मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखूं तो यही रिलेशन मिलता है मुझे। तो C/5, C कितना है 40/5 इक्वल्स टू F-32/9। 72 इक्वल्स टू F-32, so F is equals to 72 plus 32, that is 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो 40 डिग्री सेल्सियस है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन पता चल जाता है कि भाई सेल्सियस को हम किस तरह फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। इसी तरह अगर हम केल्विन में बढ़ें आगे, तो C/5 बराबर K-273/5, तो C इज़ 40/5 बराबर K-273/5, K बराबर 273 प्लस 40, दैट इज 313 केल्विन। तो 313 केल्विन, 40 डिग्री सेल्सियस जो है 313 केल्विन के बराबर है। इसी तरह रूमर में बात करें तो C/5 बराबर R/4 होता है, तो 40/5 बराबर R/4, 5 8 40 और R हो जाता है 32 डिग्री रूमर। तो अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ मतलब मैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल रहा हूँ, मतलब मैं 313 केल्विन बोल रहा हूँ और मैं 32 डिग्री रूमर बोल रहा हूँ। सो दीज आर द वेरियस टेम्परेचर कन्वर्जन्स जो मैंने आपको बताए हैं। नोट डाउन कीजिए। फॉर्मूले का यूज़ सीख गए हम, किस तरह फॉर्मूले को यूज़ करना है। आगे और क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। टिल देन नोट दीज क्वेश्चंस।
चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वापस क्वेश्चन इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आप समझ में आने की कोशिश कीजिए। आपको बोल दिया जाए 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को रूमर में बदलिए, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को रूमर में बदलिए। तो हमें फ़ारेनहाइट और रूमर का रिलेशन लेना है f-32/9 जो है वो r/4 के बराबर होता है। तो 77 डिग्री -32/9 बराबर r/4। तो आप कहेंगे 45/9 बराबर r/4, r हो जाएगा 20। तो जो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 20 डिग्री रूमर के बराबर होता है। 20 डिग्री रूमर स्केल में ये इस तरह इक्वल होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 1-1 मिनट के क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द टेम्परेचर at which Celsius and Fahrenheit scales are equal। आपको वो टेम्परेचर निकालना है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जिन लोगों को पता है इसका आंसर वो भी सॉल्व कीजिए और जिन्हें नहीं पता है वो इसे सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व कीजिए। आई होप आपने इसके बारे में कुछ सोच लिया होगा। अब सिर्फ कैलकुलेशन पर पोर्शन बचा होगा। हम लोग करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल होना चाहिए, यानी अगर C है तो F भी X ही होना चाहिए। यही तो सोल्यूशन है, दोनों की रीडिंग क्या होनी चाहिए, बराबर। तो C और F में रिलेशन क्या होता है, C/5 = F - 32/9। C की जगह लिखेंगे X/5 = X - 32/9। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वज्र गुणनफल करेंगे, तो आ जाएगा 9x = 5। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, बायो वाले स्पेशली 5 को सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 32 को अकेला छोड़ देते हैं, इसलिए ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा ताकि ये गलती ना हो। सो 9x = 5x - 160। इसको x को यहाँ ले आए तो 9x - 5x बराबर -160, 4x बराबर -160 और x बराबर आ जाता है -40 डिग्री सेल्सियस। तो आप -40 डिग्री सेल्सियस बोलें या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलें, वन एंड द सेम थिंग है, एक ही बात कह रहे हैं आप, कोई डिफरेंट बात नहीं कह रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ वन एंड द सेम थिंग। प्लीज़ नोट इट डाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कई बच्चों को तो ये डायरेक्ट आंसर याद होता है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है या कंफ्यूजन है तो एग्ज़ाम में सॉल्व कर दें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए
और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड द टेम्परेचर at which Fahrenheit scale reads twice of that of the सेल्सियस स्केल। आपसे पूछा गया है कि वो टेम्परेचर निकालिए, ज्ञात कीजिए जिस पर फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के पाठ्यांक का दोगुना हो। फाइंड द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट स्केल रीड्स ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दोगुना रीड कर रहा है, ऑफ दैट ऑफ द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल के पैमाने का दोगुना हो। कोशिश कीजिए करने की। तो बच्चों किस तरह किया जाए, तो अब ये कह रहा है कि अगर सेल्सियस स्केल का पैमाने का पाठ्यांक x है, सेल्सियस मान लीजिए x रीड करता है, तो फ़ारेनहाइट पैमाना जो है वो 2x रीड करेगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक सेल्सियस के पाठ्यांक का दोगुना है। तो अब रिलेशन हो जाता है c/5 बराबर f-32/9। तो c x/5 इक्वल्स टू f 2x माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 9x बराबर 5 इंटू 2x माइनस 32 करेंगे, तो 9x बराबर 5 2 10x माइनस 160। तो यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस 10x बराबर माइनस 160, माइनस x बराबर माइनस 160 और माइनस से माइनस गया तो आ जाएगा x बराबर 160 डिग्री सेल्सियस। यानी जब x 160 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी सेल्सियस स्केल जब 160 डिग्री होगी, तो फ़ारेनहाइट स्केल उस समय डबल इसकी रीड करेगी, यानी 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 320 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 160 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक ना हुई हो, जस्ट डू चेक इट आउट। ओके बच्चों, तो आगे बढ़े। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए रिलेटेड टू थर्मोमेट्री, और थर्मोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत ना हो और एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सही होने की चांसेस हो। क्वेश्चन पूछा जाता है, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वस्तु का ताप, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, वस्तु का ताप इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन फ़ारेनहाइट, तो उसके तुल्य फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर बढ़ा होगा। अगर सेल्सियस में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ेगा। चलिए कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन के बारे में। कोशिश करें, आप कर पाएंगे। सेल्सियस में टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसी वस्तु का। 2 तरीके से कर सकते हैं इसे सॉल्व। 2 तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दें, बहुत ही सिंपल मेथड है दोनों।
एक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लॉजिक से कर सकते हैं, और दूसरा थोड़ा अगर मैथ्स लगाना चाहें तो ऐसे होगा। देखो हम जानते हैं c/5 बराबर f-32/9, c/5 बराबर f-32/9। तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, क्योंकि c और f दोनों ही वेरिएबल हैं, एक y है तो एक x है, तो मैं कहूँगा c में चेंज डेल्टा c/f बराबर f में चेंज डेल्टा f, 32 में चेंज कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है, डिवाइडेड बाय 9। जब भी कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आते, वो एज इट इज रह जाता है। तो 5 और 9 तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं c से, या डिवाइड हो रहा है c से, और 9f-32 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। c का चेंज डेल्टा c, f का चेंज डेल्टा f, और 32 में चेंज 0। c में टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ता है तो 1/5 बराबर डेल्टा f/9, यानी डेल्टा f बराबर 9/5, दैट इज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 1 डिग्री बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री बढ़ता है। तो ये तो मैथमेटिक्स वाली अप्रोच थी। और बाकी एक सिंपल सी चीज़ बता दूं, सेल्सियस स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स जो होते हैं वो 100 होते हैं, और फ़ारेनहाइट में जो नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं वो 180 डिविजन्स होते हैं। सेल्सियस स्केल में 100 डिविजन्स होते हैं और फ़ारेनहाइट में 180 डिविजन्स होते हैं। तो ये जो 100 डिविजन्स है वो इक्विवेलेंट है 180 डिविजन्स के। तो यहाँ का एक डिवीज़न जो होगा वो 180/100 डिविजन्स, यानी 1.8 डिवीज़न के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। और 1 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, यानी 1 यूनिट आप ऊपर चढ़े हो, और क्योंकि आप 1 यूनिट ऊपर चढ़े हो तो टेम्परेचर भी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छी ट्रिक से हमने इसे सॉल्व किया है। ये दोनों ही तरीके बहुत ही उम्दा तरीके हैं, नोट कीजिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रूमर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। सेल्सियस को केल्विन में अगर बदलना हो तो बहुत आसान काम करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया उसमें 273 ऐड कर दीजिए, आप केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। बिकॉज आप सब लोग 11th और 12th पास कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, केल्विन में बदलने के लिए उसमें केवल और केवल 273 डिग्री ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ग्राफ्स। ग्राफ आते हैं जिसके बारे में कई बार पूछा गया है कि किस तरह का प्लॉट होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो ये प्लॉट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे प्लॉट्स ऑफ थर्मोमेट्री के बारे में, ग्राफ्स ऑफ थर्मोमेट्री के बारे में। ग्राफ्स ऑफ थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री के ग्राफ्स। थर्मोमेट्री के ग्राफ्स में सबसे पहले आता है, मतलब एक ही ग्राफ है C और F के बीच में, बिटवीन C एंड F। बिटवीन C एंड F अगर बात की जाए तो c/5 बराबर f-32/9 होता है। तो C को अगर मैं x एक्सिस पे लेता हूँ या y एक्सिस पे लेता हूँ, C ऑन y एक्सिस अगर मैं लेता हूँ और F को अगर मैं x एक्सिस पे लेता हूँ तो ये रिलेशन बन जाएगा y/5 = x-32/9। तो y बराबर हो जाएगा 5x/9 - 160/9। और आप जानते हैं ये रिलेशन जो है y बराबर mx + c वाला है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है 5/9 है, इसको स्लोप कहते हैं। और ये स्लोप कितनी है? 5/9 है। और ये जो -160/9 है, यानी कि जो c है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है, y अंतखंड कहलाता है। यानी ये y अक्ष को कहाँ काटेगा? -160, y 9 पर काटेगा। तो ये है -160/9 जहाँ पर ये इसे काटेगा। और यहाँ से हम पॉजिटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है, तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन हमेशा चढ़ती हुई होती है, तो ये लाइन ऐसे
चढ़ती हुई दिखेगी, ये थीटा। तो ये है tan थीटा बराबर 5/9, ये है फ़ारेनहाइट x एक्सिस पे और सेल्सियस है y एक्सिस पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है। अगर c x एक्सिस पे हो और फ़ारेनहाइट y एक्सिस पे हो तो ये मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ता हूँ कि दूसरा वाला ग्राफ बनाएंगे c ऑन x एक्सिस, ये आपको बनाना है, और f ऑन y एक्सिस भी आपको बनाना है। ये आपको प्लॉट करना है। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक रैंडम स्केल के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं और उसी के साथ थर्मोमेट्री। आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए यहाँ x लिखना है और y लिखना है यहाँ पर, और वापस इसे y बराबर mx प्लस c वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी। केवल फ़र्क ये होगा स्लोप चेंज हो जाएगी और y इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ जो y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है वहाँ पर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ जाएगा और लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरह कुछ जाएगी। यहाँ f और यहाँ c होते हैं, पर वो आपके लिए टास्क है और आप करके बताएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, इस चैप्टर का, इस यूनिट का एक लास्ट क्वेश्चन आता है। इसी के साथ थर्मोमेट्री फिर ख़त्म हो जाएगी। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा है कि पुराने ज़माने में कोई दूसरी स्केल यूज़ होती थी। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने में गार्गी स्केल वॉज यूज्ड। एक गार्गी नाम की स्केल थी, गार्गी स्केल वॉज यूज्ड whose lower fixed point या whose was used in which, ऐसा कह दिया जाए, in which melting point of ice is -5 डिग्री गार्गी, आपको ये दे दिया, and boiling point of water is 120 डिग्री गार्गी, ये दे दिया गया आपका। तो if Gargi scale indicates 60 डिग्री गार्गी, तो what is the actual temperature? तो उस बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। गार्गी स्केल पर अगर 60 डिग्री गार्गी बता रहा है तो हमें तो गार्गी में समझ नहीं आता है। हमने तो कहीं पे देखा, कहीं नोटिस करा और पढ़ा कि भाई उस समय उस तालाब के जल का ताप 60 डिग्री गार्गी था। महाभारत के टाइम की कोई होगी स्केल, तो अब हमें नहीं पता ये 60 डिग्री गार्गी कितना होता है। तो अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम इसे इक्वेट करेंगे हमारे सेल्सियस वाले स्केल से। सेल्सियस या फ़ारेनहाइट किसी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई C - 0/100 - 0 सेल्सियस स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। और गार्गी स्केल में बात करूँ तो G माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट -5, इसका अपर फिक्स पॉइंट 120 -5। So C/100 equals to G plus 5/125, 25 4 25 5, तो हमने बोल दिया 5C equals to 4G plus 5, और हमें G कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो 5C बराबर 4 × 60 + 5, 65, 5 13। तो एक्चुअली उस जल स्रोत का ताप, उस लेक का ताप, उस टेम्परेचर जो है वो 52 डिग्री सेल्सियस है, जो गार्गी पे 60 डिग्री गार्गी बताता है। तो इस तरह आप अपनी भी कोई टेम्परेचर स्केल बनाएं तो आप उसके लोअर और अपर फिक्स पॉइंट अगर डिफाइन किए गए हों तो आप उससे निकाले गए टेम्परेचर को इससे सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मोमेट्री। ये सारी बातें हमने थर्मोमेट्री की करी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स होते हैं जिसकी थियरी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने अलग अलग तरह के थर्मोमीटर होते हैं और वो किन किन प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। मेनली जो थर्मोमेट्री के बारे में बात करनी होती है वो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बात करनी होती है, और इंटर कन्वर्जन फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल आपको आना चाहिए। इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पर हमने जो आज एग्जाम्पल्स किए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, वो मेरे हिसाब से आपको बहुत हेल्प करेंगे। और इसी के साथ थर्मोमेट्री कंपटीशन लेवल के हिसाब से ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास
विल बी स्टडिंग अबाउट द कैलोरीमेट्री, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है थर्मल फिजिक्स का, और उसी पे थर्मल फिजिक्स के आगे के यूनिट्स भी बेस्ड है। थैंक यू एवरीवन।